देखो भाई ऐसा है 31 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कंटिन्यूअस है, ये प्रूफ करना है। एक फंक्शन दिया हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर, इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो भाई पहले कोई फंक्शन ले लो एच ऑफ एक्स, जो कि किसके बराबर है, कॉस के बराबर। फिर एक ले लो जी ऑफ एक्स, जो कि किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये वाली चीज क्या लिखी है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। यानी एच नाम के फंक्शन के अंदर जी नाम का फंक्शन पुट कर देना है। एच नाम का फंक्शन क्या है हमारा, कॉस, उसके अंदर जी पुट करने का मतलब कॉस स्क्वायर ही होगा, ये होगा। तो अपने को ये बताना है कि जैसे कॉस कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कॉस एक्स स्क्वायर ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, बस ये बताना था इसको। तो ये इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन, ये 31 हो गया। कॉस कंटिन्यूअस होता है हमको पता है, चाहो तो उसको प्रूफ भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होता है ये पता है, चाहो तो उसको बता भी सकते हो। या फिर डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो कि वी नो दैट कॉस इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एक्स स्क्वायर इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, देयरफॉर एच ऑफ जी ऑफ एक्स ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा। फिर उसके अगला मॉड कॉस एक्स बोल रहा है। तो मॉड कॉस एक्स में भी किसी एक को जैसे कॉस एक्स मान लिए, दूसरे को मॉड मान लिए, जी ऑफ एक्स को क्या मान लिए, मॉड एक्स। तो अब इन दोनों का कंपोजिशन ही तो लिखा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन ही तो है। क्या कैसे हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जी के अंदर एफ ऑफ एक्स पुट कर दो, जी ये है, इसके अंदर एफ एक्स पुट करने का मतलब मॉड कॉस एक्स। तो ये कंटिन्यूअस हर जगह, ये कंटिन्यूअस हर जगह, तो इनका कंपोजिट भी कंटिन्यूअस हर जगह। उसके बाद साइन मॉड एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी सेम वैसे ही होगा। एफ एक्स को मान लेना साइन, एक दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स लेना, उसको मान लेना मॉड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एफ ऑफ साइन एक्स मतलब एफ के अंदर जी पुट करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ नाम का फंक्शन साइन एक्स था, तो इसमें एक्स की जगह मॉड एक्स पुट कर दो, तो साइन मॉड एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस पता ही है अपने को, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। और फिर वो 34 जो है वो भी फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला है, उसको थोड़ा रीडिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद वो हर जगह कंटिन्यूअस ही मिलेगा जहां तक मुझे लगा। बाकी देख लेते हैं, उसको रीडिफाइन करने के लिए नाजी बोल रहा था तकलीफ है। मेरी बात ध्यान सुनो, देखो कुछ कुछ चीजें होंगी जैसे रीडिफाइन करना, ये सब चीजों में तकलीफ आ रही होगी, थोड़ी देर पेशेंस रखो। अगला जो टॉपिक है ना डिफरेंशिएबिलिटी, यानी डिफरेंशिएशन की शुरुआत जहां से होगी, उसमें ये चीजें 1000 बार कंटिन्यू होगी। तो अभी उसके ऊपर पूरा टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक में जब करना सेम काम ही है, तो आगे तुमको ये चीजें समझ में आई जाएंगी। ठीक है, बहुत जगह रीडिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को, एक जगह नहीं। तो आज मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर फंक्शन को रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट वाला फिर भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। लास्ट वाला क्वेश्चन 34 एक्सरसाइज 5.1 का, इसमें बोला फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, फंक्शन को रीडिफाइन किस पॉइंट पे करते हैं, सबसे पहली बात तो किस फंक्शन को करते हैं और फिर इसको किस पॉइंट पे करते हैं। तो किस फंक्शन को रीडिफाइन किया जाता है भाई, जिस फंक्शन में मॉड नाम की चीज आ रही हो ना, उसको रीडिफाइन करते हैं, क्योंकि उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि मॉड कुछ नंबर्स के लिए नेगेटिव के साथ खुलता है और कुछ नंबर्स के लिए पॉजिटिव के साथ खुलता है। तो उसको रीडिफाइन करना जरूरी है कि वो किस इलाके में किसके साथ खुलेगा। तो देखो भाई, ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कुछ अलग अलग हो जाएगी। कहां कहां पे रीडिफाइन करेंगे इसको ध्यान समझना। देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट के ही आगे पीछे फंक्शन चेंज होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहां पर वैल्यू जीरो होती है। पहले तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ये जीरो कहां पे हो रहा है, जीरो पे, यानी जीरो से पहले ये अलग बिहेव करेगा, जीरो के बाद अलग बिहेव करेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है सेकंड वाले का, इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1, दिख रहा है कि नहीं, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, यानी -1 से पहले अलग बिहेव करेगा, -1 के बाद अलग बिहेव करेगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, एक जीरो और एक -1। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, -1 से छोटा कर दो, एक जगह -1 से छोटा, और फिर एक जगह फंक्शन -1 से जीरो के बीच कर दो, और एक जगह फिर जीरो से बड़ा। तो दो जगह पे हमने फंक्शन तोड़ दिया, एक -1 पे और एक जीरो पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे डिफाइन हो जाएगा। इक्वेलिटी आप कहीं पे भी लगा सकते हो, मान लो -1 की इक्वेलिटी यहाँ लगा लो, जीरो की यहाँ लगा लो, यहाँ पे कोई इक्वेलिटी नहीं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, इक्वेलिटी कहीं भी लगाओ, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। भाई बात आ रही है समझ में, तो इसको रीडिफाइन करते हैं। एक्स -1 से जब छोटा होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो एक्स की वैल्यू अगर -1 से तुम छोटी लोगे, तो ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा कि नेगेटिव के साथ, ये बताओ भाई। यहाँ पर अगर -1 से छोटा -2 पुट करोगे तो माइनस के साथ खुलेगा, तो ये माइनस साथ खुलेगा, तो ये लिखा है -x। -1 से छोटा पुट करोगे, कोई भी -1 से छोटा नंबर पुट करके देखो, -1 से छोटा कौन सा हो सकता है, माइन -1 से छोटा पुट है ना, हाँ, तो -1 से छोटा कोई भी नंबर वहां पुट करके देखो और बताओ कि वो मॉड पॉजिटिव के साथ खुल रहा है कि नेगेटिव के साथ। -1 से छोटा नंबर कौन सा हो सकता है, -2 हो सकता है। अगर -2 यहाँ पुट करोगे तो -2 + 1 -1 लिखा है ना, यानी नेगेटिव नंबर लिखा है, नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो इस इलाके में ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये कितना हो जाएगा -x
-1 ऐसा हो जाएगा। फिर सेकंड x जब -1 से 0 के बीच में होगा, तब देखो कौन सा कैसे खुल रहा है। -1 से 0 के बीच में नेगेटिव रहेगा तो ये तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। -1 से 0 के बीच में ये वाली चीज पॉजिटिव के साथ ओपन होगी, क्योंकि -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर -1/2 पुट करके देख लो तो ये वाली चीज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो ये -x -1 ऐसा लिखा होगा। यहाँ कुछ गड़बड़ की क्या ऊपर वाले में? सर वो -1 x+1 ही रहेगा, माइनस और हाँ माइनस हाँ कट जाएंगे। यस सर। ठीक। अरे भाई हाँ, कान फाड़ देते हो। ये 0 ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद 0 से बड़ा हो, फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो 0 से बड़ी हो तो ये पॉजिटिव साथ, 0 से बड़ा हो तो ये भी पॉजिटिव साथ, ये हो जाएगा x -1 ऐसा। तो ये रीडिफाइन हो गया। यहाँ पे प्लस x माइनस x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस x और माइनस x कैंसिल हो रहा है, तो ये फंक्शन रीडिफाइन कुछ इस प्रकार का हो गया। ऊपर में लिखा है +1, यहाँ पे लिखा है -2x -1 और ये लिखा हुआ है -1। तो इलाके हमको पता है, ये किस इलाके के लिए, -1 से छोटे के लिए, ये किस इलाके के लिए, -1 से 0 के लिए, ये किस इलाके के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो ये 3 जगह फंक्शन डिफाइन हो गया, सारी चीजें हो गई है। अब फंक्शन में जो बोला है वो निकालने, क्या निकालने बोला भाई इसमें? फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मेरे भाई -1 से छोटे में तो हर जगह कंटिन्यूअस, -1 से 0 के लिए हर जगह कंटिन्यूअस और 0 से बड़े के लिए हर जगह कंटिन्यूअस। 2 पॉइंट आए, कौन कौन से? एक आया -1 और एक 0, वहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो चेक कर लेना, फंक्शन तुम्हारे सामने है, चेक इसके बाद कर ही सकते हो। वैसे क्वेश्चन को देख करके भी तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि कंटिन्यूअस आएगा कि नहीं, ये तरीका मैंने बताया था। जैसे ये किस पे चेक कर रहे हो, -1 पे चेक कर रहे हो ना, तो -1 के पहले फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है तो ये तो 1 रहेगा, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। फिर -1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, ये, तो यहाँ फिर -1 पुट करके देखो क्या आ रहा है। -1 यहाँ पुट करोगे तो ये +2 -1 बनेगा, यानी 1 बचेगा। यहाँ 1 बच रहा है, ये भी 1 बच रहा है, और फंक्शन की वैल्यू -1 के ऊपर भी देखोगे तो ये आएगा, यानी तीनों चीजें सेम आ रही है। ये बात अगर मेरी आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात। जिस भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है ना, तो थ्योरेटिकली हम लोग को दिखाना ही पड़ेगा सीबीएसई के लिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही हमको पता चल सकता है कि कंटिन्यूअस आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन देख के हम तुरंत बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? -1 से पहले जो फंक्शन है, -1 के बाद जो फंक्शन है, दोनों जगह -1 पुट करके देखो क्या आ रहा है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो जाती है। और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू देख लो -1 पे क्या है, दोनों चीजों तीनों चीजें सेम आ रही है इसमें। -1 से छोटे के लिए फंक्शन 1 है, और फिर 1 के ऊपर देखेंगे, ये -1 से बड़े के लिए फंक्शन देखेंगे तो यहाँ -1 पुट करो तो ये 2 -1 1 लिखा है, तो ये दोनों सेम हो गया, और फंक्शन की वैल्यू -1 के ऊपर 1 है, तो ये -1 के ऊपर कंटिन्यूअस आएगा ये फंक्शन। सिमिलरली 0 के ऊपर देख लो भाई, 0 पे राइट हैंड लिमिट -1 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ 0 पुट करो, यहाँ -1, ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर, फंक्शन वैल्यू भी -1 है, तो दोनों जगह कंटिन्यूअस आएगा, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ये। समझ आई बात? तो इसको रीडिफाइन करके इस प्रकार से सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। और किसी को डाउट है जल्दी बताओ। सर बोल। ये तो मैं समझ गया, लेकिन सर जैसे मैं निकाला था उसमें गलती के। क्या निकाला था तू? सर व्हाट्सएप में भेजा, अभी भेजा है कि पहले भेजा था? पहले भेजा था। अच्छा, मैं समझ गया। तो भाई, तो रीडिफाइन करने में गड़बड़ किया था, वही ना जो मैं बोला था कि रीडिफाइन गलत किया है। यस सर। हाँ, तो उसमें तूने रीडिफाइन गलत कर रखा था ना मेरे भाई, तू शायद 0 के ऊपर सिर्फ रीडिफाइन कर रखा है, तूने -1 पे नहीं कर रखा है, तो वही तुम्हें अभी बताया कि भाई रीडिफाइन कहाँ पे करते, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर करते। तो जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 से पहले के लिए नेगेटिव के साथ खुलेगा, 0 से बाद के लिए ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो 0 पे -∞ से इंफिनिटी तक की जो नंबर लाइन होती है ना, उसको एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर तोड़ते हैं। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट मिला 0, तो 0 के ऊपर तोड़ना है अपने को फंक्शन, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा -1, है ना, इस x+1 को 0 के बराबर करो ना, तो x की वैल्यू -1 आएगी, तो -1 भी क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, तो दोनों के फंक्शन को तोड़ा गया। ऐसे हुआ है। तूने कैसे किया था? सर मैं डायरेक्टली 0 पे कर। हाँ, मैं पता है ना मेरे को, तू 0 पे कर दिया था, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा भाई, जितने मॉड लिखे हो ना, अगर यहाँ पर एक चीज और होती, प्लस मॉड ऑफ x+3 ऐसा लिखा होता, तो एक और क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता -3, तो -3 के ऊपर भी हम फंक्शन को रीडिफाइन करते, ठीक है, उससे पहले के लिए कुछ और, उससे बाद के लिए कुछ और, तो केस अलग बनता। तो इस तरीके से बहुत बार रीडिफाइन करने वाले आगे हम लोग, तो इसलिए टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो बाकी ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इतना कम से कम नोट जरूर कर लो जिसको भी ये क्वेश्चन डाउट है, और इसके बाद कंटिन्यू चेक कर लो, जल्दी करो। और उसके बाद अगर कोई डाउट है तो बताओ। शायद क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा था अनुराग। हाँ, बता रहा हूँ अनुराग, बता रहा हूँ। सर इसकी रीजन क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स पे उसको ब्रेक करने का? नहीं, एक मिनट रुक जा भाई, फिर से बोल। सर क्रिटिकल पॉइंट्स पे ब्रेक करने का रीजन क्या है? पिछले 1 साल से तो यही सीख रहा हूँ मैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पे ब्रेक करने का रीजन ये है कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे मॉड जो होता है वो अपनी नेचर को बदलता है।
है ना, तेरा भी कोई नेचर है जो कि तू कभी नहीं बदल रहा है ना, पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा है। लेकिन मॉड ऐसा नहीं है, मॉड पहले नेगेटिव के साथ खुला करता था। जैसे ये इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0, तो 0 से पहले ये नेगेटिव के साथ खुला करता था, और जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट अचीव कर लिया इसने, फिर ये इंसान को ना आत्मज्ञान हो गया, तो इसने फिर पॉजिटिव पे खुलना स्टार्ट कर दिया, है ना, पॉजिटिव हो गया ये आदमी। वैसे ही अपने क्रिटिकल पॉइंट पे ये पहले नेगेटिव होता था, और क्रिटिकल पॉइंट के बाद ये आदमी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दिक्कत है मेरे भाई, तो रीडिफाइन करना पड़ेगा, नेचर बदल जाता है फंक्शन का, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और है। तो फंक्शन को इसीलिए तो रीडिफाइन करते हैं, पहले डेफिनेशन दी हुई है, उसको रीडिफाइन करने का मतलब ही ये है। समझ में आ रही बात? अरे भाई समझ में आया कि अभी भी कुछ डाउट है तो पूछो। यस सर, समझ गया। चल ठीक है, मैं एक अनुराग जी का डाउट बता दूं, और किसी का कुछ है तो बता दो। सर मेरे को उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है समझ नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, आप तो आ गए ना दिनकर, अभी भी कोई दिक्कत है तो बता। अनुराग का डाउट है 5.1 में, 5.1 में x इक्वल टू 0 और 10 में प्रूफ नहीं करेंगे, एक बार बता दीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रही है, तो इसमें ऐसा पूछा है कि देखो 0 से लेकर के 10 तक की बात हो रही है ना, तो इसका ये डाउट है कि 0 और 10 पे क्यों नहीं देखेंगे इसके कंटिन्यूटी को। देखो ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्चुअली देखना तो वहां पे भी पड़ता है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से देखना पड़ता है। उसको अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शन है ना, वो कहाँ से कहाँ दिया है, 0 से 1, 1 से 3 और 3 से 10। ठीक है, ये 3 इलाके दिए हुए हैं। अब इस इलाके में जो 0 है ना, उसके ऊपर अगर आप कंटिन्यूटी चेक करने जाओगे, हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबके पास बुक होगी, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, पेज नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही। ठीक है, तो इसमें ये 3 इलाके जो दिए हुए हैं, x कहां से कहां दिया है, 0 से 1 के बीच में, उसके बाद 1 से 3 के बीच में मे बी, और फिर 3 से 10 के बीच में, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ये लिखा हुआ। तो बात ये है कि ये पूछ रहा है कि 0 और 10 के ऊपर क्यों नहीं चेक करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये लिखवाया था कि कंटिन्यूटी इज मीनिंगफुल व्हेन वी, मतलब कंटिन्यूटी मीनिंगफुल तभी होती है जब हम उसकी डोमेन में चर्चा कर रहे हैं, है ना, जो फंक्शन की डोमेन में नंबर होगा ना, उसी पे कंटिन्यूटी का मतलब है, उसके अलावा मतलब नहीं है। तो इसमें डोमेन डिफाइन कहां से किया है, 0 से 1, 1 से 3 और 3 से 10। देखा जाए तो 0 से लेकर के 10 तक ही हमारी डोमेन है। ठीक है, उसके बाहर की चीजें हमारे पास है नहीं, है ना, डोमेन के अंदर ही हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो एक बात बताओ, 0 के ऊपर अगर हम कंटिन्यूटी चेक करने गए, मेरी बात ध्यान सुनना, तो 0 के ऊपर अगर कंटिन्यूटी चेक करोगे, तो इसका मतलब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे राइट हैंड लिमिट और 0 पे फंक्शनल वैल्यू, ये बराबर होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, 0 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो तो डोमेन में ही नहीं रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, 0 से थोड़ा पहले, तो 0 से थोड़े पहले के लिए फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पॉसिबल ही नहीं है 0 पे, क्योंकि वो पोर्शन डोमेन में ही नहीं है, 0 के थोड़ा सा भी पहले डोमेन में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ निकाल नहीं पाएंगे, इस वजह से इसकी कंटिन्यूटी का चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाएंगे 10 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, फंक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो डोमेन में नहीं। ठीक है, ये ऐसा होता है। बाकी एक तरीका और भी है, मैं बता दूं तुमको, इसमें करने की तुमको जरूरत नहीं है। अनुराग जी को समझ में आ गया, अच्छी बात। देखो करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर ना कई बुक्स में ऐसा भी होता है कि जैसे ये 0 पे लिखा हुआ ना, तो 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो, उसका मतलब क्या है कि फंक्शनल वैल्यू और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, उसको राइट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ राइट कंटिन्यूअस है, लेफ्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। सिमिलरली ये इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे 10 पे और फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे, वो बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस बता देते हैं। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस। तो इस टाइप की चर्चा भी कई बार होती है, बट यहाँ पर तुमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस किसी भी पॉइंट में मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर है। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही कर रही है, तो उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर होंगी। किसी को और कोई डाउट है तो मैं फिर से लास्ट मौका दे रहा हूँ, पूछना चाहे तो पूछ लो, अदरवाइज हेडिंग डालो डिफरेंशिएबिलिटी। पता नहीं कैसे सेट है। डिफरेंशिएबिलिटी हेडिंग डालो, कंटिन्यूटी का जो असाइनमेंट है उसको भी सब कंप्लीट करके रखना, मैं किसी भी दिन उसका डिस्कस करूंगा, और हो सकता है ये संडे को कर दें हम डिस्कस। ठीक है, हो सकता है क्या करेंगे, या ऐसे फ्राइडे तो है आज,
तो नेक्स्ट क्लास संडे को रखेंगे और उसमें वही डिस्कशन होगा, ठीक है, कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। होमवर्क करते रहो। अच्छा, और फीस के लिए मैं बता दूं, किसी को अगर फीस यहाँ आकर के कोचिंग में जमा करनी है, ऑफिस खुलने लग गया कोचिंग का, मैम लोग आते हैं डेली, शाम 6 बजे तक रहते हैं, तो आप किसी भी ऑफिस टाइम पर आकर के फीस पे कर सकते हो, ठीक है, और कर ही दीजिए अगर आपने नई फीस पे की है तो। ऑनलाइन भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है, लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते, ऑफलाइन आके करना चाहते हो बाई कैश, तो यहाँ पर आकर के कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कॉन्सेप्ट वाइज बहुत तगड़ा है। तो मेरे बच्चों, मेरे ध्यान से सुनना, तुम लोगों को करना क्या है, अब जो पढ़ाने वाला ना आगे की चीजें, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी जो है ना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चंस तो इसके आप चुटकियों में कर लोगे, लेकिन मैं बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसलिए आपको ना फोकस पूरा रखना है, कोई इधर उधर नहीं सोचना है, डाउट आए तो जरूर पूछना है और पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान को इधर उधर मत भटकने देना। ऑफलाइन बैठे हो, ये चीजें अगर सीख जाओगे ना तो आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में फिर ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको अगर ये चीज समझ गए, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन की समझ लो स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड का मतलब समझते हैं पहले। देखो डिफरेंशिएबिलिटी, दो तीन वर्ड होते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर जो आप सुनते रहोगे, एक होता है डेरिवेटिव, एक डिफरेंशिएशन, और ये है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्यों इसको बोलते हैं, थोड़ा समझते हैं इस नाम को, थोड़ा ध्यान समझते हैं। डिफरेंशिएशन और एबिलिटी इन दोनों से मिलकर बना है, यानी ऐसा फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी जिसके पास ये एबिलिटी हो कि उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जिस फंक्शन के पास डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी होती है, उस फंक्शन को बोलते हैं कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, उसको डिफरेंशिएबल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इसमें हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है फंक्शन की, क्या इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यही सब हमें चेक करना होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, किस पॉइंट पे नहीं है, ये चेक करना होता है। अब कौन सा फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल होता है, कहां पर नहीं होता है, यही सब चीजें हमको देखनी है बस, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन की भी मैं कुछ बात कर लूं, डिफरेंशिएबिलिटी अभी हम लोग देखने वाले हैं, बट मैं डिफरेंशिएशन के बारे में भी कुछ बता ही देता हूं अभी। दो चीजें होती है भाई, या बाद में बताऊंगा, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बताता, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, मेरे को याद दिला देना। दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक फिजिकल, उसका फिजिकल मेजर होता है, और एक ज्योमेट्रिकल मेजर होता है। तो मेरे को याद दिला देना, याद नहीं भी दिलाओगे तो मुझे याद है, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक खत्म होगा ना तब मैं बताऊंगा, ठीक है, फिजिकल मीनिंग क्या है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो अभी सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी की चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं कुछ बताने वाला हूँ इसमें। देखो भाई, हम क्या देख रहे हैं, जैसे मान लो ये अपने पास ना एक्स और वाई एक्सिस है। देखो फंक्शन क्या होते हैं, ये सब चीजें ना अब क्लियर हो चुकी होगी, तुमको पता होगा फंक्शन किसको बोला जाता है, हर फंक्शन का एक ग्राफ बना सकते हैं, ये सारी चीजें तुमको पता होंगी, ये सब पे डिस्कस नहीं कर रहे अपन, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर एक बना हुआ है कर्व, ये कोई फंक्शन बना हुआ है, ऐसा समझ लो। अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए इसको, जो चीज वो बनाते जाऊंगा इसको बनाना, थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाना इसका, ड्रॉ कर लो उसके ऊपर, देख लेता हूँ कौन कौन है। 25 है, आयुष है, रिया देवांगन जी, आप ना मेरे से बात करिएगा क्लास के बाद, ठीक है, कॉल करना, कुछ बातें करनी, न्यू स्टूडेंट है आप। कोई एब्सेंट है क्या तुम्हारी नजर में, कोई तुम्हारा दोस्त अगर एब्सेंट है तो प्लीज बताइए। सब अपने अपने ग्रुप का देख लिया करो, ठीक है। 3-4 ग्रुप है इस क्लास के अंदर, ठीक है। डीपीएस एनटीपीसी का ग्रुप हो गया, जिसमें शामिक पॉल ईशानी, अंजल, देवदत्ता, ये सब आते हैं। एक एनईपीएस का ग्रुप हो गया, एक बालको का ग्रुप हो गया। तो आप अपने अपने ग्रुप में देख लिया करो, और अगर कोई एब्सेंट है तो बता दिया करो। बालको के ग्रुप में कोई एब्सेंट है, आणवी है, अनिकेत है, अच्छा अंश राव वगैरह सब हैं, वो दूसरा आयुष नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। फीस के बारे में मैंने बता दिया है, फीस जरूर बता देना, ठीक है। तो कोई एब्सेंट नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए किसी का मैसेज नहीं आ रहा। तो इसको अपने डायग्राम जितना बनाया बना लिया होगा, अब मत बनाना, अब मेरी बात सुनना बस थोड़ा ध्यान से। देखो मान लो ये ना क्या है, कोई भी एक फंक्शन है, तो हम ना यहाँ पे कोई पॉइंट ले ले रहा हूँ मैं,
जैसे यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ x इक्वल्स टू, ये कोई c नाम का पॉइंट ले लिया c, थोड़ा ध्यान से सुनना आप, ठीक है। इस पॉइंट की कौन सा x इक्वल्स टू c, तो इस c के ऊपर क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है ना ये कोई वैल्यू लेगा, c को थोड़ा सा और इधर ले लें क्या, थोड़ा सा और इधर ले ले रहा हूँ यहाँ पे, ये x इक्वल्स टू c है ना ये पॉइंट, तो इस c पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कोई वैल्यू ले रहा है, तो वो जो वैल्यू होगी, एक बात ध्यान से सुनना, ये क्या है x इक्वल्स टू c, तो इस c के ऊपर ना यहाँ पर अगर जाएंगे तो ये फंक्शन कोई वैल्यू ले रहा है, और वो वैल्यू क्या होगी, f ऑफ c होगी, पक्की बात है। इस फंक्शन का नाम अगर f ऑफ x है, क्या नाम है इस फंक्शन का, f ऑफ x, कोई भी फंक्शन है ये f ऑफ x, तो भाई x इक्वल्स टू c पे ये फंक्शन कौन सी वैल्यू लेगा, f ऑफ c लेगा, है ना, जो भी वैल्यू होगी उसको नाम दे देना ना f ऑफ c, x की वैल्यू डालने पर ही तो हमको सारी चीजें मिल जाती है ना यहाँ पर, तो x की वैल्यू c डालने पर हमको क्या मिल रहा है, f ऑफ c। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे को बता सकता है कोई, क्या होगा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, प्लीज थोड़ा फोकस रखना और अपने आप से पूछना, मैं सवाल सामने बैठे होते तुमसे डायरेक्ट पूछता, लेकिन समझ लो कि मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली। तो मेरे को बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का। देखो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो सी होने वाला है डेफिनेटली, बोल के मत बताओ कोई, मेरे को पता है, तुम सबको पता है, चैट करके बता सकते हो तो बता दो, बोल के मत बताओ, बोलने से होता है कि बोर्ड चले जाता है, तुम लोग पता होगा कोई अगर माइक ऑन करता है तो बोर्ड गायब हो जाता है। अनुराग जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका। देखो इस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछा मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, ये सी होगा, क्योंकि सी के जस्ट ऊपर गए हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बदलेगा नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट तभी बदलता है जब हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, तो इसके ठीक ऊपर गए, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा सी। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट उतना ही होगा जितना यहाँ पर ये एफ ऑफ सी, क्योंकि इसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टली गए हैं, ऊपर नीचे नहीं गए। वाई कोऑर्डिनेट चेंज कब होता है, जब ऊपर या नीचे जाते हैं, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन नहीं गए, बिल्कुल सीधे हैं, यानी वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का है एफ ऑफ सी। ये चीज सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये पॉइंट है सी कॉमा एफ कॉमा सी। अब इसके पीछे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, ये पॉइंट है मान लो सी माइनस एच, बात समझ में आ रही है, ये सी है तो ये उससे पहले का कोई पॉइंट है सी माइनस एच, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा हूँ, सी माइनस एच, ये अगर सी माइनस एच है तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, इस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू लेगा एफ ऑफ सी माइनस एच। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए सी माइनस एच कॉमा एफ ऑफ सी माइनस एच, ये हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बिल्कुल दे देता, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लूं, ये सी था, इसके पीछे सी माइनस एच है, एच क्या होता है, कोई बहुत छोटा नंबर होता है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे बड़ा लिया है क्योंकि हमको शो करना है, बाकी एच जो होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, आपको पता है, लिमिट्स में बढ़ चुके हैं, तो ठीक है, ये सी माइनस एच था। अब इससे थोड़ा आगे अगर पॉइंट लेंगे उसको नाम दे दे रहा हूँ मैं सी प्लस एच, सी प्लस एच, तो ये पॉइंट अगर सी प्लस एच है, इस फंक्शन को हम थोड़ा ऐसा बना देते हैं, इस फंक्शन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ भाई, हमें दूर तक चाहिए, अरे यार ऐसे तो ये पॉइंट ले लिए सी प्लस एच, तो इस पॉइंट पर फंक्शन जो वैल्यू लेगा वो कितनी होगी, एफ ऑफ सी प्लस एच, पता है ना तुमको कितनी होगी, एफ ऑफ सी प्लस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए सी प्लस एच कॉमा सी प्लस एच कॉमा एफ ऑफ सी प्लस एच, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये सबको समझ में आ गया, ये पॉइंट नहीं है सी प्लस एच, तो यहाँ पे सी प्लस एच कॉमा एफ ऑफ सी प्लस एच, ये सी माइनस एच और ये सी, तो इस पे ये रिस्पेक्टिव पॉइंट्स आ जाएंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डॉटेड पॉइंट्स हटाए ना इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये डॉटेड वाली चीजों को मिटा दे रहा हूँ, ये इसका काम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप डायग्राम मत बनाओ, जब बनाने बोलूंगा तब बनाओ, तो इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसको समझाने के लिए था कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ताकि कोऑर्डिनेट्स निकल जाए तीनों पॉइंट के, बस 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब देखो क्या करना है, अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नाम दे दे रहा हूँ मैं कैपिटल पी, ये जो पॉइंट है बीच वाला, ठीक है, और इनको भी कुछ नाम दे देता हूँ, मान लो इसको नाम दे दिए क्यू, इसको नाम दे दिए या ए भी नाम दे देते हैं इनको, इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं कैपिटल ए, ये पॉइंट है मान लो कैपिटल बी। अब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ए से पी को, एपी को कर दे रहा हूँ ज्वाइन, बिल्कुल लग नहीं रहा है बहुत अच्छा सा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है भैया, बहुत ही गंदा लग रहा है यार, स्ट्रेट लाइन लगनी चाहिए, ठीक है, और नीचे वाला जो ये ना ये कर्व लगना चाहिए, तो ये कर्व के जैसा लगना चाहिए, और ये स्ट्रेट लाइन, आई एम सो सॉरी बन नहीं रहा है डायग्राम ठीक से, लेकिन आपको समझ जाना है कि हो क्या रहा है, ये जो एपी ऊपर की ओर बनी ना ये स्ट्रेट लाइन है, और नीचे से कर्व जा रहा है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत। वैसे ही पी से बी तक भी एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन,
ऐसा हो गया, यहाँ से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन जानता हूँ जरा। भाई बात आ रही समझ में? तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक नोट कर लियो, नोट मत करना। तो एक बात बताओ, ये जो एपी स्ट्रेट लाइन तुमको दिखाई दे रही है, तो इस एपी का स्लोप निकाल सकते हो तुम? एपी का स्लोप निकाल सकते हैं ना? स्लोप का फॉर्मूला पता है अपने को, 2 पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप निकाल सकते हैं ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ऐसे करके स्लोप निकाल सकते हैं। वैसे ये बीपी का भी स्लोप निकाल सकते हैं, x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके, ठीक है, स्लोप हम निकाल सकते हैं। अपनी बात ध्यान सुनना, हम लोग ये सब चीजें कर क्यों रहे हैं? हम लोग ये चेक कर रहे हैं किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बना लिया f ऑफ x और इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने p। इस पॉइंट के ऊपर हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी भी पॉइंट पर कब होता है, ये भी मैं आगे लिखवाने वाला हूँ, अभी बता देता हूँ। फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब उस पॉइंट के ऊपर कोई यूनिक टेंजेंट मिल रहा हो। यूनिक टेंजेंट मतलब उस पॉइंट के ऊपर, उस फंक्शन के उस पॉइंट के ऊपर अगर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, तब हम बोलते हैं कि वो फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसी तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है ना, उसको मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव होगा, हो सकता है आपके स्कूल में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा क्वेश्चन करा दें, अपन थोड़ा सा उसको डिराइव करें। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये एपी लाइन दिखाई दे रही होगी, तो हमको क्या करना है, सी के ऊपर यानी ये पी पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएबल ये कब होगा, जब पी पे हमको यूनिट टेंजेंट मिलेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, हमने क्या किया है, एच पीछे और एच आगे, देखो एच कदम पीछे चले गए, एच क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, और यहाँ पे भी एच जो है वो आगे चले गया था। तो एक बात बताओ, अगर एच बहुत छोटा है, एच अगर बहुत छोटा है, तो पक्की बात है ये सी माइनस एच, ये सी के बिल्कुल करीब होगा, है ना, बिल्कुल करीब। यानी कि एच अगर टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो ये वाला पॉइंट जो है ये करीब करीब सी के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। तो एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है एपी का, तो इसमें अगर हम x टेंडिंग टू 0 कर देते, तो ये टेंजेंट आगे आते 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 ऐसा बन जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करना, कैसा, ऐसा 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 ऐसा। ये जो लाइन है ना, अगर ये लाइन मान लो फिक्स रॉड है, ये समझ लो यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है, और इस पॉइंट को हम आगे खिसकाते रहेंगे, इस कर्व के ऊपर ही, इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट को खिसकाते रहे। पता नहीं ऑनलाइन में कितना दिख रहा है क्या नहीं, यहाँ पे अगर इस पॉइंट इसको यहाँ पे ऐसा फिक्स कर दिया और यहाँ से ऐसे खिसका रहे हैं, तो ये रॉड जो है आगे चलते चलते ऐसी बन जाएगी यहाँ पर इस प्रकार। ये जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है ना, अगर हम इस पॉइंट को आगे की ओर खिसकाएंगे, तो ये आगे चलते ये जो डॉटेड लिखा हुआ है ना, इस प्रकार की बन जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ बन जाएगी। और सिमिलरली फिर ये वाला जो पॉइंट है, इसमें भी एस टेंडिंग टू 0 करें, इस पॉइंट को इधर खिसकाते रहें, तो ये आगे चल करके ऐसी बन जाएगी, ये जो मैंने डॉटेड बनाई। तो एक्चुअली ये जो डॉटेड है ना, ये इस पी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बन जाएगा। और एग्जैक्टली वही टेंजेंट हमको अगर मिल गया, मतलब सिर्फ एक टेंजेंट मिला, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, दोनों साइड से चलने पर अगर एक यूनिक टेंजेंट मिलता है, तब हम बोलते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले तो अपन एपी का स्लोप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें मिटानी पड़ सकती हैं, क्योंकि अपने पास जगह की कमी है, लेकिन रुको हम कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो बातें, इसको फेयर में लिखना है नीचे, लेकिन अभी रुको। मेरे को एक बात बताओ, स्लोप ऑफ एपी, ये जो एपी आपको लाइन दिख रही है, इसका स्लोप लिखेंगे। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पता ना अपने को, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। एपी का स्लोप यहाँ पे क्या दिख रहा है, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन c माइनस c प्लस h। ऐसा हो सकता है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूं? अच्छा, उसको पहले रखे ना, तो अपन ऐसा रखेंगे, ये c माइनस h माइनस c, ये दिखाई दे रहा है तुमको, स्लोप ऑफ एपी है ये। ठीक है, अब इसके नीचे मैं, ये तुमको ना डायग्राम के नीचे लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं अभी लिख रहा हूँ, ये जो यहाँ से लिखना स्टार्ट किया हूँ, स्लोप ऑफ एबी। ठीक है, स्लोप ऑफ एबी सबको दिखाई दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी में क्या लगा देंगे पता है अपन, लिमिट लगा देंगे h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट को h, लिमिट में जो h है ना, उसको 0 की तरफ करना है। यहाँ पे जो h आया है दुनियादारी में, उसको 0 की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये c और माइनस c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, ये चीज आ रही है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर ये c और माइनस c तो कैंसिल होने वाला है, ये क्या लिखा है, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको दे देना इक्वेशन 1। ये एक्चुअली में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, जैसे कंटिन्यूटी करते हैं अपन, कंटिन्यूटी प्रूफ करते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट बराबर करते हैं ना, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी में होती है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर करते हैं। तो ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब, जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड से उसके ऊपर एक टेंजेंट बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आता है, तो इसको अपन लिख लिए। सिमिलरली हम करेंगे ये राइट वाले के लिए। एक काम करो, ये डायग्राम बना लो और ये वाली चीज लिख लो, और इसको डायग्राम के नीचे लिखना, और जब हो जाए तो मेरे को बता देना।
डायग्राम बना लो और ये लिख लो, उसके बाद सेम राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखेंगे, और जहां पर दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, यानी कि एक यूनिट टेंजेंट मिल जाए, इधर से फेंके ये इधर रॉड फंस गया, इधर वाले रॉड को इधर फेंके, जब x को 0 की तरफ फ्रेंड किए तो ये रॉड इधर फंस गया, तो उससे क्या यहाँ पर एक यूनिक टेंजेंट मिल जाएगा। लोड करो चलो, मेरा कोई आइडिया नहीं है किसको पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, सामने बैठे होते तो पता चलता। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसी को मिटाऊंगा बस, और यहीं पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वेशन 1 निकाले, इक्वेशन 2 निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव से, और जिस जगह पर ये दोनों चीजों को बराबर हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, हम बोलेंगे कि यूनिट टेंजेंट मिल गया। सारी चीजें सेंस करेंगी। अभी हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सेंस नहीं कर रही है, क्या बकवास कर रहे हो सर, सारी चीजें मीनिंगफुल हैं, थोड़ी देर रुकिए, सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, तो चीजों को कम से कम अपने दिमाग के अंदर आने दो बस, ठीक है, कि मैं जो जो बता रहा हूँ उसको बस दिमाग के अंदर आने दो, सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। सर हाँ बोल भाई। सर ये जो डॉटेड लाइन बना है वो पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा? हाँ 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 बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पर ये बिल्कुल भी स्ट्रेट लग नहीं रहा होगा, ये डॉटेड। एक्चुअली होगा क्या, ये जो कर्व है, यहाँ पे समझ ले, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे ऐसा समझ ले कि इसको इस पॉइंट से हिलने नहीं देंगे हम रॉड को, आगे खिसकाएंगे, आगे जा सकती है रॉड, लेकिन इस पॉइंट पे हमने रॉड को पकड़ लिया, ये जो एपी नाम की रॉड है ना, इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ दिया और इधर से ऐसे आगे खिसका रहे थे, तो इधर से ये ऐसे आगे की ओर खिसकाएगा ना, तो ये ऐसे बन जाएगा, उसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे टच होगा और वो आगे की ओर चले जाएगी। सिमिलरली इस रॉड को जब इधर लेके आएगा तो लास्ट पॉइंट यहाँ टच होगा और वो आगे चली जाएगी, तो वो पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और वही एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो एपी डॉटेड लाइन के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। कोइंसाइड करना चाहिए, मैं समझा नहीं, कोइंसाइड क्यों करना चाहिए, ये वाली रॉड इधर गई है, ये वाली रॉड इधर गई है, कोइंसाइड क्यों करेगी? सर तो फिर डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती? नहीं बनेगी मेरे भाई, बनेगी। इस लाइन को तो इधर खिसका दे, तो ये इसका इस वाली लाइन का एपी का एंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इधर खिसक दिया, फिर ये ऐसा आएगा, ये इसी पॉइंट पर, इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो इसी पॉइंट पर रहेगा, और बिल्कुल वो स्ट्रेट में ही रहेगा इससे। सर अगर स्लोप ऑफ एपी और स्लोप ऑफ डीपी इक्वल आ जाएगा तो ये कैसे पता चलेगा कि वो लाइन कैसे करके? भाई स्लोप अगर दोनों के बराबर आ गए तभी तो लाइन स्ट्रेट होगी, दो लाइन अगर मान ले, क्या बोल रहा है भाई तू, ये वाला पॉइंट अगर एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये बीच में पॉइंट है मान ले पी, ये है ए ये है बी, तो इन दोनों का स्लोप आ गया तभी तो तू बोल सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप अगर अलग अलग हो गया तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी नहीं, एपी और बीपी का स्लोप तो बिल्कुल सेम ही रहेगा ना जब स्ट्रेट लाइन चलाओगे तो। यस सर, यस सर। और किसी को कोई दिक्कत इसमें? सर एक बार वो डॉटेड लाइन के दोनों एंड को आप नेम करिए ना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या डाउट है। और इसको बोल रहा है तू एंड पॉइंट, इसको बोल रहा है क्या? चल ठीक है, यस इसको नाम दे देता हूं मैं डी, और इसके नाम दे देता हूँ ई। मेरे को जहां तक लग रहा है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ समझने की, मेरे ख्याल से तू ये बोलना चाह रहा है कि जैसे ये लाइन आएगी तो ये लाइन सीधी ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, यहाँ पे ऐसे हो गई, और ये वाली लाइन इधर ऐसे हो गई, तू कहना चाह रहा है कि ये ऊपर नीचे भी तो हो सकती है, ये कहना चाह रहा है ना तू? ऐसा जरूरी नहीं कि ये डॉटेड लाइन स्ट्रेट ही होगी, ये कहना चाह रहा है इसमें। सर वो, सर एक बार मैं बोलता हूँ। बोल बोल। सर जैसे AP की एक स्ट्रेट लाइन होगी एपीडी, ठीक है। और सर आप बोल रहे हो कि वो बीपी और इधर ई भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो सर वो तो वहां पे कोइंसाइड करेगा ना ए और ई आपस में? एक मिनट, ए और ई आपस में ना 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 ना, देख देख मेरी बात ध्यान सुनना भी, ये जो ए और ई है ना ये कोइंसाइड नहीं करने वाला है, मेरी बात को समझ, कि कर्व तेरा ऐसा है, तो एक तो जो है वो टेंजेंट है और एक कर्व के ऊपर पॉइंट है, तो ये कैसे कोइंसाइड करेगा, समझ लीजिए एंड पॉइंट है इसका, इस बात को समझ रहे हैं? ये जो ए है ना ये तो कर्व के ऊपर पड़ रहा है, यहाँ पर वो वाला कोइंसाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे कोइंसाइड कर दिया तो फिर ये टेंजेंट कैसे रहेगा, टेंजेंट किसको बोलते हैं, जो कर्व को एक बार टच करे, तो अगर ये एक बार यहाँ पे टच कर लिया कर्व को, उसके बाद फिर से ए पे चला गया, तो एक कर्व को दूसरे पॉइंट पे टच कर रहा है, तो कर्व को दो पॉइंट पे टच करने वाली चीज टेंजेंट थोड़ी होती है, टेंजेंट कब होगी, जब वो सिर्फ पी पे कट करके ऐसे निकल जाए, ए को कभी मिलेगी नहीं और ना वो बी को मिलेगी, समझा?
सर तो DA और DE दोनों स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है? डी ए कौन बोल रहा है स्ट्रेट लाइन है? तेरे कौन बोल दिया डी ए स्ट्रेट लाइन है? डीई बस स्ट्रेट लाइन है, डी ए कोई स्ट्रेट नहीं है भाई। ओके सर। हाँ चलो ठीक है, बहुत इस पर डिस्कशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये स्लोप ऑफ ए बी देखे थे ना, वैसे ही स्लोप ऑफ बीपी देखते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले में आते हैं। मैं थोड़ा रब कर रहा हूं और राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे उसी फंक्शन को। देखो मैं ये बता रहा हूं, ये फॉर्मूला लिख लिया होगा तुमने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये। अब क्या लिख रहे हैं हम, लिखेंगे स्लोप किसका, इस साइड से। स्लोप ऑफ एपी देख लिया था, स्लोप ऑफ बीबी बताओ मेरे को क्या होगा। ये बी है, ये पी है, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, पी के कोऑर्डिनेट पता है, इसके भी कोऑर्डिनेट पता है। तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, और नीचे क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा c प्लस h माइनस c। तो यहाँ से क्या होगा, प्लस सी माइनस सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे में बचेगा प्लस h और यहाँ पे आएगा एक प्लस c प्लस h माइनस f ऑफ c एक्स्ट्रा। और लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमने भी यहाँ पे भी h को क्या करा दिया, 0 को टेंड करा दिया। तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, इसको इक्वेशन 2 दे देना, सेम चीज ये लिख लीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये क्या है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। जल्दी करो। लिख, जैसे लिखना हो जाए डन लिख देना। ठीक है, दोनों चीजें तुमने लिख ली हैं, ठीक है, लगभग सब बच्चों का हो गया है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जहां पर लेफ्ट हैंड, एक मिनट रुको, इक्वेशन 1 जहां तुमने लिखी है ना, उस चीज को लिखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। इस सबको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम भी मिटा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं इसका। इक्वेशन 1 जहां पे लिखी है उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे साइड में ऐसा लिख दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जहां भी इक्वेशन 1 ऐसे डाले हो ना, उसको लिख दो LHD, वो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इक्वेशन 2 जो है इसके नीचे लिख दो RHD, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। इक्वेशन 1 2 कैसा लिख दीजिए, अब उसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ इसको लिखिए। नाउ f of x is differentiable at x equals to c, या कौन सा पॉइंट था वो अपना, at x equals to p था ना, c था, c तो था, equals to c, then अगर वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और तुमको बता दूं कुछ बातें, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। पहले लिखवाऊं कि बताऊं, पहले बता ही देता हूँ। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, अब बिल्कुल सीधे शब्दों में समझते हैं, हमने ये चीजें देख ली हैं। अभी मैं इसके आगे यही लिखने वाला हूँ कि अगर फंक्शन वो सी के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो वो कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा। वो जो दो फॉर्मूले हमने डिराइव किए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों को इक्वल करके लिख देंगे, ठीक है। वो दोनों चीज अगर इक्वल हो गई तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर यूनिक टेंजेंट मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करके टेंजेंट निकाले, राइट साइड से अप्रोच करके टेंजेंट निकाले, और अगर वो सेम है टेंजेंट तो हम बोलेंगे वहां पर यूनिक टेंजेंट मिल रहा है और वहां पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मैं ग्राफ से थोड़ा सा ये बताता हूँ कि कहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई मैं ग्राफ बना दूं, जैसे एक्स वाई एक्सिस नहीं बनाता, ऐसे जनरली बता रहा हूँ। देखो ऐसे गया और मान लो इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना, इस पी पॉइंट को, यहाँ पर ये कर्व था और इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है। तो कोई पूछे क्या ये फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें लेफ्ट साइड से अगर मैं टेंजेंट गिराऊं पी पॉइंट पे और राइट साइड से एक टेंजेंट गिराऊं पी पॉइंट पे, तो क्या वो यूनिक टेंजेंट होगा, मतलब सिर्फ एक टेंजेंट मिलेगा कि ज्यादा टेंजेंट मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड से ऐसे गए और टेंजेंट गिराऊंगा तो वो ऐसा गिरेगा, समझ सकते हो, ऐसा टेंजेंट गिरेगा लेफ्ट साइड से। राइट साइड से अगर हम पी पॉइंट पे अप्रोच करेंगे तो वो ऐसे आ रहा होगा, तो राइट साइड वाला टेंजेंट ऐसे गिरेगा। तो यहाँ पर यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा है अपने को, एक टेंजेंट ये मिल गया, एक टेंजेंट ये मिल गया, तो इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जहां पर ये पॉइंटेड आ जाता है ना, थोड़ा सा भी पॉइंटेड हो गया फंक्शन, ये ऐसे करके आया है और उसके बाद मान लो स्ट्रेट लाइन ऐसे, तो ये चोंच मिल गई इसको। मैं लिखवाता हूँ सारी चीजें आगे, चोंच करके लिखेंगे इसको। ये क्या मिल गई अपने को, एक चोंच मिल गई, यानी कॉर्नर पॉइंट मिल गया। तो किसी भी अगर फंक्शन में, किसी उसके ग्राफ में अगर कहीं पॉइंट पर कॉर्नर में, मतलब कॉर्नर पॉइंट अगर मिल जा रहा है, ठीक है, चोंच टाइप का मिल जा रहा है, तो वहां पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से एक दूसरा टेंजेंट आएगा, राइट हैंड साइड से दूसरा टेंजेंट आएगा, यूनिक टेंजेंट नहीं मिलता।
और अभी जो हमने बनाया था वो बिल्कुल कर्व था, कर्व के ऊपर यूनिक टेंजेंट मिल जाएगा। तो अगर मैं तुमसे अभी सवाल पूछूं जैसे कि सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या हमको यूनिक टेंजेंट मिलता है या नहीं मिलता है? डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, दो टेंजेंट मिल ही नहीं सकते क्योंकि कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ठीक है, चोंच नहीं बन रही है, तो सर्कल में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट के ऊपर हमको एक यूनिक टेंजेंट ही मिलेगा, सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा वो, उस पॉइंट के ऊपर कोई दूसरा टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। भाई बात आ रही है समझ में? आगे चीजें देखेंगे, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ ले लो, मॉड एक्स का ग्राफ बच्चा बच्चा जानता है ऐसा होता है। अगर इसमें मैं बोलूं जीरो के ऊपर इसका डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये फंक्शन, यूनिक टेंजेंट मिल रहा है कि नहीं, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड से तो ऐसा टेंजेंट मिल रहा है, राइट हैंड साइड से ऐसा टेंजेंट मिल रहा है, दो अलग अलग टेंजेंट मिल रही है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये सारी चीजें अभी देखने वाले हैं, तो देखो मैं क्या लिखा हूं यहाँ बोर्ड पे। नाउ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी। अगर ये डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे लिखना इफ, नाउ को काट दो, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन पहला पॉइंट, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस h, ये बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होनी चाहिए। और कुछ देखते पॉइंट्स, there is a unique tangent at c पे बात करेंगे, एट x इक्वल टू c, तो c के ऊपर एक तो यूनिक टेंजेंट भी मिलेगा हमको अगर डिफरेंशिएबल है तो। और तीसरा कोई पॉइंट नहीं, बस ये दो, ठीक है, ये दो लिख लीजिए जल्दी से। और दोनों सबको समझ में तो आ गए होंगे ना, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, और समझ में आ गया है नोट कर लियो तो डन लिख देना। तो कोई भी फंक्शन c के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा और उस पॉइंट पे हमको यूनिक टेंजेंट मिलेगा। कोई भी इंसान तड़पेगा नहीं ना जिंदगी में, तड़पना नहीं है इंसान को। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, समझ में आ रहा है सबको, मैसेज जरूर किया करो, ठीक है। आनवी खेतान जी ने बोला है डन, इसका मतलब उनको समझ में आया है, बहुत अच्छा लगा मेरे को तुमको समझ में। और ये तो टफेस्ट चीज है, क्वेश्चन तो तुम लोग चुटकियों में करोगे, अगर हम लोग क्वेश्चन ही कराने होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के तुरंत हो जाती है ये सब चीजें, लेकिन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगी, ठीक है। थोड़े कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन रहेंगे ना उसको तुम लोग समझ पाओगे कि बोलना क्या चाह रहा है, बहुत फायदा है ये सब चीजों का, ठीक है, इसीलिए कराता हूँ। तो अनुराग बोल रहा था एक बार फिर से बता दो तो मेरे बच्चे, बस कुछ लिखे, ये लिखे कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे ना तो हम लोग ये चेक करेंगे कौन सा फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल होता है। तो एक फंक्शन अगर x इक्वल टू सी के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आएगा। ये जो तुम लोग लिखे हो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जो इक्वेशन 1 से हम निकाले थे, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी ये है लेफ्ट साइड से जब अप्रोच किया तब टेंजेंट मारे, और ये है राइट साइड से अप्रोच करके टेंजेंट मारे। तो दोनों टेंजेंट अगर सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिक टेंजेंट है, यूनिक टेंजेंट है मतलब वो डिफरेंशिएबल। तो दूसरा पॉइंट वही लिखा है कि देयर इज अ यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल्स टू c, अगर डिफरेंशिएबल है सी के ऊपर तो वहां पर यूनिक टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और अब स्टार पॉइंट डाल करके एक बात लिखेंगे बहुत ही कमाल की और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इफ अ फंक्शन f of x is differentiable at x equals to c, this implies that f of x is continuous at x equals to c। लिख लो फिर बताता हूं। सेकेंड, if a function f of x is continuous at x equals to c, this does not implies that f of x is differentiable at x equals to c।
लिख लो भाई। सब जिंदा तो है ना, कोई छोड़ के तो नहीं भाग गया? ख्याति और देवदत्ता, तुम लोग दूसरी जगह चैट कर रहे हो, चैट थोड़ा ध्यान से करो। किसी ने बोला एक बार और समझा दीजिए, पता नहीं किस बात के लिए बोला। चैट कहाँ पे करना है आपको? को होस्ट से चैट करना है, होस्ट से चैट नहीं करना है। 50 बार हर क्लास में यही बात बोलता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते। तो लिख लिया होगा ये दोनों पॉइंट। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो बहुत कमाल की चीज है ये। लवनिका जी लेफ्ट हो गई, कोई बात नहीं। तो भाई ये इन दोनों पॉइंट्स में ये बोला जा रहा है, पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है वो फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस जरूर होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसका भी हम लोग प्रूफ देख लेंगे। हाँ, ग्राफ से ही करूंगा मेरे भाई, इनको ग्राफ से ही एक्सप्लेन करूंगा। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तब ये नहीं बोल सकते कि वो वहां पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होने का मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। यही दोनों पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ लीजिए। सही तो लिखा ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा? फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू दिस इंप्लाइज दैट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस डज नॉट इंप्लाई दैट। ठीक है, सही है भाई। देखो एक बात बताओ, एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे हमने अभी ग्राफ बनाया था, कैसा भी बना लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल है, मतलब वहां पर यूनिट टेंजेंट मिलेगी। ठीक है, तो यूनिट टेंजेंट मिलने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के इस साइड में जो ग्राफ है, ये ग्राफ अच्छा नहीं, मान लो ऐसा बना देता हूं, तो इस पॉइंट के ऊपर एक यूनिट टेंजेंट अगर तुमको मिल रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है, राइट साइड में जो ग्राफ है, और यहाँ बीच में जो चीजें हैं, ये तीनों एकदम सेम है ना? अगर इसको इस ये मान लो पॉइंट है सी, इस सी पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या राइट साइड से अप्रोच करो तो बिल्कुल एक ही चीज हमको मिल रही है। लेफ्ट साइड से यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या राइट हैंड लिमिट निकाल लो इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो वो तीनों चीजें सेम मिल रही है, तो इसका मतलब पक्की बात है ये कंटिन्यूअस होगा। अगर ये डिफरेंशिएबल है मतलब यहाँ पे यूनिट टेंजेंट मिल रही है, यूनिट टेंजेंट मिल रही है मतलब समझ सकते हो यार, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर ही होगी। ठीक है, तो ये जो है बात ऐसी है। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल वहां पर है। ये भी जाहिर सी बात है, बताऊं इसका भी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर डिफरेंशिएबल होगा। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मॉड होता है, इसके क्वेश्चन अभी करने वाले हैं लेकिन पहले ही बता देता हूँ। जैसे मॉड है तो ये जीरो के ऊपर कंटिन्यूअस होता है, हमको पता है भाई, पेन नहीं उठाना पड़ा ना, जीरो के ऊपर ऐसे आए ऐसे गए, कंटिन्यूअस है। लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पर, क्यों? यूनिट टेंजेंट नहीं मिल रहा है, एक टेंजेंट ऐसा भाग रहा है, एक टेंजेंट ऐसा भाग रहा है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। चोंच बन गई ना, चोंच बन गया मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस तो है जीरो पे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी बात। यही दोनों चीजें लिखें। अब आगे बढ़ते हैं, अब सवाल करते हैं। जिसके जो भी समस्या है ना, प्लीज मेरे को प्लीज चैट में बताया जरूर करो। तो यही वाला क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे किसकी? मॉड एक्स की, जीरो के ऊपर, कि क्या वो जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं। ग्राफ से तो हमने देख ही लिया। ठीक है, अब इसको थ्योरेटिकल सॉल्व करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, आगे अब किसी में भी थ्योरी नहीं चलेगा, सिर्फ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में इतना थ्योरी है, बाकी में सिर्फ क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसको मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। क्वेश्चन आते रहेंगे, बिल्कुल तुमको लगेगा ये कुछ और पढ़ रहे हैं। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शनल वैल्यू। अगर ये तीनों सॉरी फंक्शनल वैल्यू नहीं होती इसके अंदर, सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। अगर ये दोनों इक्वल आ गया मतलब फंक्शन वहां डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं।
तो फंक्शन कौन सा है हमारा, मॉड एक्स। तो मॉड है तो उसको पहले रीडिफाइन करना पड़ेगा अपने को, तो इस फंक्शन को पहले रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन कैसे करेंगे भाई, क्या है मॉड एक्स, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0 पे, यानी 0 पे पहले ये फंक्शन दूसरा बिहेव करेगा, 0 के बाद ये फंक्शन अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो हमको बच्चों को पता है कि भाई लेस देन 0 के लिए ये नेगेटिव एक्स होता है और ग्रेटर देन 0 के लिए ये पॉजिटिव एक्स होता है। इक्वालिटी कहीं पे भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आ गया। तो अब डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोले तो क्या था, ये याद हो जाना चाहिए ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव याद है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला देखो मेरे को याद है क्या था, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 रहता है, यहाँ पे आता है f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c और नीचे क्या होता है माइनस। ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0 के ऊपर, एट x इक्वल टू 0 लिख दो। यानी ये जो c है ना इस फॉर्मूले के अंदर वो 0 है, थोड़ा ध्यान समझना इस बात को। यहाँ पे 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो हमने फॉर्मूला लिखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, इसमें जो c है ना उसका मतलब है 0, c की वैल्यू क्या है 0। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर c 0 है तो ये माइनस h लिखा है, 0 माइनस h, ये लिखा है f ऑफ 0, ये लिखा है माइनस h। ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। मेरी बात ध्यान सुनना, f ऑफ माइनस h का मतलब क्या होगा, h का मतलब तुमको पता ही है ना, बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर, तो माइनस h का मतलब बहुत छोटा सा नेगेटिव नंबर। तो 0 से थोड़ा सा छोटा के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो इस फंक्शन में ये पुट करेंगे माइनस h, है ना, f ऑफ माइनस h, x की जगह माइनस h पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस h, और फिर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 ही है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फंक्शन में 0 पुट करने पे 0 ही आ रहा है। और नीचे क्या लिखा है माइनस h, तो देखते हैं ये क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये ऊपर में बनेगा प्लस h, नीचे लिखा है माइनस h, इसकी वैल्यू आ गई -1 इक्वेशन में। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -1। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं क्या आएगा। अगर दोनों बराबर आ गया तो डिफरेंशिएबल है, बराबर नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं है। भाई अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कुछ पल्ले ना पड़ रहा हो और सिर्फ ऐसे ही देख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बालक को बता जरूर देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आ रहा होगा समझ में, ज्यादा कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h, इसका फॉर्मूला क्या था माइनस c और डिवाइडेड बाई प्लस h। तो बस इसमें सारी चीजें पुट करनी है, लिमिट सॉल्व करना आपको आता ही है। f ऑफ c प्लस h, c मतलब अब 0 होने वाला है तो 0 प्लस h, तो 0 से थोड़े बड़े के लिए फंक्शन ये है। ठीक है, तो ये f ऑफ डायरेक्ट यही बन जाएगा, h लिखा हुआ है, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई। फिर माइनस f ऑफ c यानी 0 पे फंक्शन 0 है और नीचे h लिखा हुआ, तो ये क्या लिखा हुआ है h बाई h यानी कि 1 बन जाएगा इक्वेशन की। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, दोनों बराबर नहीं है, एक -1 आ रहा है एक +1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर, एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। पूरा नोट कर लीजिए, बातें करेंगे इसके बाद। और पहले भी मैं ग्राफ से मैं पहले ही बता दिया था कि मॉड जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बताया था कि नहीं, यहाँ पे बता रहा हूँ। मॉड का ग्राफ ऐसा बनता है, यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा है, 0 तो यही हुआ ना, तो 0 के ऊपर यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। और थ्योरेटिकली भी वही आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग लगा रहा है। नोट कर लो, नोट करने के बाद अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज मैसेज करना डन। ठीक है, डन आपका मैसेज आ रहा है तो मैं ही समझूंगा पूरा समझ गए हो तुम लोग, नोट भी कर लियो और समझ में भी आ गया। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के थर्ड स्टेप में आपने माइनस क्यों लगाया सामने में? एक सेकंड पहले तो ये बताओ पूछ कौन रहा है ये डाउट, अनुराग, चलो ठीक है, हाँ पूछो अनुराग क्या बोल रहे हो। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के थर्ड स्टेप में आपने माइनस क्यों लगाया यहाँ? समझ गया, देख मेरे भाई, देख क्या लिखा है f ऑफ माइनस h मतलब नेगेटिव वाले फंक्शन में जाना है, फंक्शन ये है माइनस h, अब इसमें क्या पुट करना है तेरे को, माइनस h पुट करना है।
अब ये -1 है और यहाँ पर एक बार -h पुट करना है, समझ रहे हैं? x की जगह -h पुट करना है, ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, तो अब x की जगह -h पुट करें तो माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस और -h ऐसा हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? आवाज नहीं आई तेरी, समझा कि नहीं समझा भाई अनुराग? पता नहीं भाई अनुराग जी आप समझे कि नहीं? हाँ मैसेज आ गया, चलो ठीक है। तो रोहित जी ने लिखा है डन, देवदत्ता बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, दिव्यांशु बोल रहा है डन, ओम साई पिंजानी डन, हिमांशु डन, दिनकर डन। सर इन दोनों पॉइंट्स को अरे वो तो बता चुका। तो सिर्फ इतने बच्चों ने ही मुझे लिखा है डन, ईशान कुरनल जी ने डन लिखा, बस आनवी खेतान जी ने डन लिखा, बाकी नहीं पल्ले पड़ रहा किसी को। अबे थोड़ा सा चैट कर दिया करो यार। रिया दिवांगन जी ने लिखा है डन, वेरी गुड, ठीक है। अनुराग जी का आ गया भाई। अंश पानीकर आज की क्लास में नहीं गया, अंश पानीकर है, अंश राव है, बच्चों मैसेज किया करो। लवनिका जी आप भी मैसेज नहीं आया आपका, हेमंत नो मैसेज किया करो यार। शमी पॉल का कोई मैसेज नहीं आता, यशवर्धन शर्मा का कोई मैसेज नहीं आता, भाई नहीं पल्ले पड़ रहा क्या तुमको? अच्छा वो सुयश है कि नहीं इस क्लास में आज? अरे यार, ये सुयश है ही नहीं, इससे मैं बात करूंगा। अनादि अगर उससे बात हो तो बोलना एक बार मेरे से बात करेगा, नाटक ही नहीं समझ में आता। अंश पानीकर समझ में आ रहा है कि नहीं? ख्याति और शमिक पॉल का मैसेज आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम लोगों को आ ही रहा समझ में, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सर इसको एक बार और एक्सप्लेन करिए। जी भाई साहब कौन बोल रहे हैं, मतलब किस भाई साहब ने कहा ये? सर अनादि। क्या एक्सप्लेन करना है ये तो बता। सर एक्चुअली मैं नेटवर्क इश्यू कारण कुछ नहीं सुन पाया। ठीक, नोट कर लिया क्या पूरा? नो सर। नोट कर ले फटाक से पहले तो, सिर्फ लिमिट सॉल्व किए तो देख के भी समझ जाएगा, जल्दी से नोट कर ले, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, इतनी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ। सर ब्लर है मेरे में बहुत ज्यादा। अरे यार तो कोई बच्चा यार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भेज देना। ब्लरी है तो फिर अब क्या समझ में आएगा? अब भी नहीं समझ में आएगा फिर तो। कोई स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? कोई स्क्रीनशॉट प्लीज ले लो और ये नादी को भेज देना। अरे कौन है यार, ये कैमरा कैसे ऑफ हो जाता है? स्क्रीनशॉट अगर किसी ने ले ही लिया होगा, मेरे को लग रहा है मैं इस क्वेश्चन को रख कर रहा हूँ। ठीक है नादी, बाद में समझा दूंगा, वैसे तेरे को समझ में आ जाएगा खुद से ही, आगे के क्वेश्चन समझ ही अपने आप आ जाएगा, बस नोट करके रख ले इसको। मैं मिटा रहा हूँ भाई, किसी भी कोई ले लिया करो स्क्रीनशॉट, उसको भेज देना, ये अपने आप समझ में आ जाएगा यार, आगे क्वेश्चन समझ में आए तो। सेम ही तो है, अब एक में ही हम लोग अगर इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो कैसे कोर्स आगे कैसे बढ़ेगा? नंबर सेम वाला काम बड़ा कर, वाला। माइक बंद कर ले बे। कहाँ गायब हो गया? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन is differentiable at x equals to 1, at x equals to 1 or x equals to 2 and or not। तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, किस पे? 1 पे और 2 पे। फंक्शन क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फंक्शन है हमारा f of x equals to x 2 minus x और नीचे लिखा है -2 plus 3x plus x square, x less than 1
x 1 से 2 के बीच में x ग्रेटर देन 2। लिख लीजिए सवाल को। ये फंक्शन है 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल चेक करना है। 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखना है, जिस भी पॉइंट पे चेक करना है। एक तो यार ये लाइट नहीं है कोची में, तो पहले चेक करेंगे 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी। यार ये अंश पानीकर जी क्या बोले मुझे समझ नहीं आया, बोला व्हाट्सएप बताता हूँ। डर जाता हूँ मैं भाई, ऐसी क्या खबर आने वाली व्हाट्सएप, पक्का उसको नहीं समझ में आ रहा होगा या नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, खुशखबरी देता हूं तुम सबको। खुशखबरी ये है कि उम्मीद है, ऐसी उम्मीद कि हम बहुत जल्द ना ऑफलाइन क्लासेस ओपन कर देंगे। ओपन करने का मतलब वो ऑप्शनल रहेगी, अगर आप घर से पढ़ना चाहते हैं तो घर से पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ कर भी पढ़ सकते हैं। तो जो थोड़े से कमजोर है ना, कैचिंग पावर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ आकर के आप पढ़ लेना, ठीक है? उससे बहुत फायदा होगा। बहुत बड़ा डिफरेंस आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, बहुत बड़ा। जो सेकेंड वेव थी ना कोरोना की, ये जितनी तेजी से आई ना उतनी ही तेजी से जाने भी वाली। सर वैसे शायद आज या कल से सब ओपन हो जाएगा। हाँ पता है दिनकर, बात ये है कि ये जो सेकेंड वेव कोरोना की थी, ये जितना तेजी से आई ना, ये सबको पहले से पता था, सबने प्रेडिक्ट पहले से कर लिया था, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, कि ये जितनी तेजी से आई है और जितना कहर मचाएगी, ये कुछ दिन का ही कहर मचाएगी और उसके बाद चली जाएगी। तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन पहले बिल्कुल ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, कहीं पे बेड की कमी थी हॉस्पिटल्स में, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक 10 से 15 दिन चला। ये 15 दिन ऑक्सीजन की बहुत किल्लत रही और पूरा देश बहुत मतलब कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हमको। लेकिन जितना तेजी से ये आई थी उतना ही तेजी से फिर ये डाउन भी हो। आप देखोगे कि अचानक से फिर बिल्कुल अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन अब किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ आ रही बात? तो ये क्या है, उतना ही तेजी से जा भी चुकी है। कोरबा में पर डे 100 के आसपास ही केस आ रहे हैं, जबकि एक टाइम पे 1300 1400 केस आ रहे थे कोरबा में। अब मुश्किल से 100 आ रहे हैं, और बीच में एक 70 आए थे, कभी 80 आए थे, 100 के आसपास है, कभी ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब धीरे धीरे ये बिल्कुल नीचे ही जा रहा है, 80 केस 60 केस 50 केस नीचे ही जा रहा है। तो विद इन अ वीक हो सकता है कि 10 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर लगभग लगभग ये गायब ही हो जाए। तो सेकेंड वेव आई और चली गई, ऐसा हो चुका है। लेकिन फिर भी सावधानी जरूर बरतना मेरे बच्चों। ऐसा मत सोचना कि ये चली गई है तो अब, क्योंकि आएगी ना तो फिर वो बता के नहीं आएगी, थर्ड वेव भी आएगी, कब आएगी कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमको सेफ जरूर रहना है, ठीक है, हमको सेफ जरूर रहना है। बहुत बड़ा बड़ा नुकसान करके गई है ये कोरोना की सेकंड वेव, बहुत बड़ा नुकसान की है, बहुत ही बड़ा मतलब, ठीक है, आप लोगों को पता ही है सब कुछ। तो डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 चेक करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए, तो वो डिफरेंशियबल है, अदरवाइज नहीं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस h। सॉल्व करते हैं इसको। कहां पे निकाल रहे हैं? x इक्वल्स टू 1 पे, यानी c की वैल्यू क्या होगी? 1। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, c की वैल्यू 1, तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस h, ऐसा लिखा है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ा छोटा, उसके लिए फंक्शन कौन सा है? 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये है, तो यहाँ पे पुट करना है 1 माइनस h, पुट कर दिए 1 माइनस h, फिर माइनस 1 के ऊपर 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वालिटी यहाँ पे ना, तो 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये होगी, यहाँ पे 1 पुट करोगे 2 माइनस 1 1 आएगा। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 है और नीचे लिखा है माइनस h। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, माइनस h बाई माइनस h, दैट इज इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ऐसे ही। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h, h टेंडिंग टू 0 चल रहा है। समझ आ रही बात? तो फंक्शन की वैल्यू c प्लस h के ऊपर, ठीक है, c की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि 1 के ऊपर हम लिमिट निकाल रहे हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। तो 1 प्लस h का मतलब क्या होता है? 1 से बड़े के लिए फंक्शन। 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है? ये। यहाँ पे क्या पुट करना है? 1 प्लस h। तो 2 माइनस x में x की जगह 1 प्लस h पुट करना है। ध्यान समझना है क्या होगा। ये हो जाएगा 2 माइनस और यहाँ पर 1 प्लस h, ऐसा। और फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर हमको पता ही है 1 है, डिवाइडेड बाई h, और ये क्या है? लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना लिखा है? 2 माइनस 1 1 और एक ये माइनस 1 होगा, सब निपट जाएगा। आई थिंक ये माइनस h बचेगा, माइनस h बाई h ऐसा बचेगा, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 जा रहा है।
ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा -1, ये इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, राइट हैंड डेरिवेटिव -1, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 क्यूब, नहीं है ना भाई डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ गया। सिंपल हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 2 के लिए भी कर लो, डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक कर लो। ठीक है, कोशिश करो 2 खुद से करने की, मैं तो करूंगा ही, लेकिन कोशिश करो आप खुद से करने की। और इस क्वेश्चन के बाद मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फंक्शन को देख करके बता दोगे। मेरे को कोई पूछे ना तो मैं अभी देख के बता सकता हूँ कि ये किस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जैसे अभी 1 पे चेक किए ना, तो 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आया, डिफरेंशिएबल नहीं है। एक्चुअली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आप देख के बता सकते हो। तो अभी 2 का आपने सॉल्व नहीं किया ना, लेकिन मैं देख के बता सकता हूँ कि 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, और वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं ये भी बता सकता हूँ। ठीक है, भविष्यवाणी करूँ क्या मैं? 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा पता है? -1 आएगा, ये आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पे। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा पता है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई, 7 आएगा। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव 7 आएगा, तो डिफरेंशिएबल वहां पे भी नहीं आएगा। तो ये ट्रिक मैं इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। आपको ना देख के पता चल जाएगा पहले ही कि डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, तो वो वहां पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। देख के ही पता चल जाएगा आपको, उसके बाद लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अपन सीबीएसई में पढ़ रहे हैं। जल्दी से नोट करो इसको। मैं रब कर रहा हूँ। मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है बोल दे रहे हैं। तो भाई राइट हैंड डेरिवेटिव तो अपना भी -1 आया है। रोहित सेकंड वाले का बोल रहा है क्या तू? सेकंड वाले का राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है क्या? x इक्वल टू 2 पे बोल रहा है क्या राइट हैंड डेरिवेटिव -1? सेकंड वाले का। तो भाई सेकंड वाले का -1 अगर तेरा आया है राइट हैंड डेरिवेटिव तो गलत आया है। तो एक बार क्वेश्चन को चेक कर, क्या यहाँ पर +x² की जगह -x² तो नहीं लिख रखा है तूने? सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ये सारी चीजें निकालते हैं अपन किस पे, x इक्वल टू 1 पे। सॉरी 1 पे तो निकाल ही लिया, अब 2 पे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं 2 पे निकाल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ इतना लिख लिया होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं 2 पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या होता है c माइनस h। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दूं क्या, 2 माइनस h हो जाएगा माइनस f ऑफ c, यानी कि f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस h। यही होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 के ऊपर। सॉल्व करते हैं इसको, ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। 2 माइनस h का मतलब 2 से पहले, 2 से पहले के लिए फंक्शन है ये, यहाँ पे पुट करना है क्या, 2 माइनस h। तो ये हो जाएगा 2 माइनस h, तो ये लिखा हुआ है 2 माइनस h, ऐसा हो जाएगा माइनस f ऑफ 2। फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर, फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर 0 है, देख लो, क्योंकि 2 के ऊपर फंक्शन ये वाला लेना है, यहाँ x की जगह 2 पुट कर दो, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, और नीचे लिखा है माइनस h। तो ये 2 माइनस 2 निपटता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये प्लस h बना देगा। मेरे ख्याल से ये h अपॉन माइनस h क्रिएट होगा, जो कि माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये क्रिएट होगा, ये माइनस। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गई -1, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते। पहले बता दिया था वो -1 आने वाली है, देखो चमत्कार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने रट रखा है इसका आंसर, बस इस क्वेश्चन के बाद आप लोग भी कर पाओगे ये काम। अब राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने बता दिया था, 7 बताया था ना, तो 7 आ जाएगा। ना 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 7 नहीं आएगा भाई, हाँ 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, सॉरी 7 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो बोल 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 बोल। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक बार फिर से समझा दीजिए।
हाँ ठीक ठीक ठीक। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से। देखो भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो तुमने लगा लिया होगा यार, फॉर्मूला तो सेम है, कुछ इसमें अलग है नहीं। 2 के ऊपर निकाल रहे हैं तो 2 माइनस एच, ये सब ऐसे लिखो। तो ऐसी बात है कि देखो फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस एच पे, फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, एफ ऑफ 2 माइनस एच। इसको थोड़ा पढ़ा ठीक से करो, क्या निकालना है, एफ ऑफ 2 माइनस एच, यानी 2 माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। 2 माइनस एच का मतलब 2 से थोड़ा छोटा, उसके लिए फंक्शन कौन सा है, 2 से थोड़े छोटे के लिए फंक्शन ये वाला है, यानी इस पे तुमको 2 माइनस एच पुट करना है एक्स की जगह। तो इस x की जगह 2 माइनस एच पुट करोगे तो ये क्या लिखा है, 2 माइनस x की जगह 2 माइनस एच, तो 2 माइनस और वो x था उसकी जगह 2 माइनस एच, माइनस फंक्शन की वैल्यू 2 पे, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि 2 के फंक्शन ये वाला है, यहाँ पर x की जगह 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, तो इसलिए 0 कर दिया। नीचे माइनस एच, बस इसको सॉल्व किए, अब तो माइनस 1 आ ही जाए। ये 2 और माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, जैसी ब्रैकेट ओपन करोगे ये बन जाएगा प्लस एच, नीचे लिखा है माइनस एच, वैल्यू आ जाएगी माइनस। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, तो बता आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं भाई। राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखना, उसमें भी गड़बड़ कर सकते हो आप। एफ ऑफ क्या होता है यहाँ पर, सी प्लस एच, बोल बोलना। सर हो गया क्लियर। क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा है भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच, मतलब 2 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, 2 से बड़े के लिए फंक्शन ये, तो पुट कर देते हैं भाई। यहाँ पे जहां जहां एक्स है ना वहां वहां 2 प्लस एच पुट करना है, तो ये माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस एच, और ये प्लस एक्स की जगह 2 प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ एच लिखा है, अच्छा माइनस एफ ऑफ 2 भी बोला है, फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर तो 0 है, तो ये माइनस 0। भाई ये बात आ रही है समझ में, राइट हैंड डेरिवेटिव सबको। एफ ऑफ 2 प्लस एच का मतलब यही नहीं कर पाते बच्चे यार, एफ ऑफ 2 प्लस एच का मतलब फंक्शन में 2 प्लस एच पुट करना है, 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा, उसके लिए फंक्शन ये है, यानी यहाँ पर x की जगह 2 प्लस एच है ना, यहाँ पर 2 प्लस एच पुट करना है, तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां वहां 2 प्लस एच पुट करोगे तो ऐसी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, और फंक्शन की वैल्यू 2 पे 0 है, डिवाइड बाय 6 सारी। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 को ओपन करते हैं, क्या आ रहा है देखते हैं। ये लिखा है -2 प्लस 6 प्लस 3h, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही बनेगा, देख लीजिए नीचे लिखा है h, देख लेना ऐसे कुछ क्रिएट होगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं की है यार अपन, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं ना, सब सही तो चल रहा है ना। देखते हैं ये क्या बनता है। ये तो h स्क्वायर लिखा है, इसको तो अलग से रहने दो। ये क्या लिखा है, 3h प्लस 4h, वो लिखा, वो बन जाएगा 7h, तो ये लिखा हुआ है h स्क्वायर प्लस 7h, ये h स्क्वायर प्लस 7h, और ये 6 और 4 10, 10 में से 2 गया 8 है ना, 10 में से 2 चला गया, तो ये प्लस का 8 बनेगा, डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे एक पंगा आएगा यार, एक्चुअली क्या है मैं बताऊं तुम लोगों को, यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में प्लस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने इसको चेंज नहीं करवाया और ऐसे ही सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पंगा हो गया कि यहाँ पर ना ये लिमिट निकल ही नहीं पाएगी, तो एक काम करते हैं, उसको अपन थोड़ा सा चेंज कर ही लेते हैं, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। मैं सोचा था इसी से कर लेते हैं, लेकिन इससे नहीं करेंगे। यहाँ पे जो प्लस एक्स स्क्वायर था ना भाई, इसकी जगह एक्चुअली क्वेश्चन में माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने देख लिया था लेकिन मैंने चेंज नहीं करवाया, ठीक है। तो लेकिन उससे फिर ये लिमिट सॉल्व नहीं हो रही है, तो अपन चेंज कर लेते हैं, इसको माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो उससे फर्क क्या पड़ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होने से बस ये जो ये चीज है ना, ये नेगेटिव के साथ हो जाएगी, ये वाली चीज -2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगी, तो ये होने की वजह से ये तीनों चीजें नेगेटिव होंगी, माइनस, ये माइनस का 4 और ये चीज माइनस, ठीक है। तो अब इससे जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगी वो 7 नहीं आएगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो तो मैंने पिछले के हिसाब से बताया था। इस पे राइट हैंड डेरिवेटिव पता कितना आएगा, इसमें आएगा -1, इस पे राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा, तो इसको देखते हैं क्या है। कंफ्यूज मत होना ना भाई, तो इसमें क्या होगा, ये -2 और -4 और ये +6 कैंसिल हो जाएगा सारी चीजें, सिर्फ क्या लिखा हुआ है वो माइनस एच स्क्वायर, ये माइनस एच स्क्वायर -4h प्लस 3h, तो ये माइनस का h लिखा है, डिवाइडेड बाई h लिखा है। न्यूमरेटर में से h कॉमन लेके काट देंगे और फिर h टेंडिंग टू 0 कर देंगे। न्यूमरेटर में से h माइनस h कॉमन ले लो, तो क्या लिखा हुआ है, ये h+1 लिखा हुआ है, और नीचे लिखा है h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये और ये निपट गया। अब इसकी वैल्यू 0 पुट करो, वैल्यू -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव -1, इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, कहां पर -1 है।
भाई इस क्वेश्चन को माइनस ही कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन में एक्चुअली -1 ही था, लेकिन मैंने इसको प्लस गलती से लिख दिया था और उसके बाद उसी से कंटिन्यू कर रहा, लेकिन उसमें फिर यहाँ पे लास्ट में पंगा आ रहा है, तो इसलिए आप उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल आ रहा है किस पे, -1 पे। 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल आया था और 2 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल आ रहा है। यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव के, कहां पर, एट x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर f of x is differentiable x equals to 2। भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो इसको, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो भी किए हो। बड़ी गर्मी लग रही है। नोट कर लो इसको, अगर आपका नोट हो गया और आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे को बताइए, डन लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि समझ में आ गया। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कंफर्म कर लीजिए। क्वालिटी भी मेरे को तो काफी अच्छी लग रही है क्लास की, सब समझ में आ रहा है। अंश राव, हिमांशु, ईशान कुरनल, रोहित, क्या बात, रिया देवांगन, वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो भाई डिफरेंशियबिलिटी ऐसे ही चेक करते हैं, बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, दोनों बराबर आ गए तो डिफरेंशिएबल है, नहीं सर अबे राइट हैंड कौन, डेरिवेटिव हाँ सर लास्ट पॉइंट पे अपना हम लोग h को यहाँ शो नहीं कर रहे हैं वैल्यू पुट करके। वैल्यू पुट करके मतलब, सर जैसे यहाँ पर अपना h+1 आया है तो h+1 h को 0 -1 अगर इंटू होगा तो 0 लगाएंगे ना वहाँ। वे बात सुन, यहाँ पे बाहर में माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस की वजह से ये -h -1 बनेगा। अब h को 0 कर देगा तो -1 बच जाएगा। सर तो उसको शो नहीं करना पड़ेगा। नहीं मतलब चाहे तो कर सकता है, डायरेक्ट भी कर, इतना कोई दिक्कत नहीं, इतने कोई दिक्कत नहीं है, करो ना करो एक ही बात, चल जाता भाई, इतना पता है h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है, तो ये हो गया, आगे बढ़े क्या, सवाल दूं तुमको, क्या करोगे सवाल करके, पहले तो एक होमवर्क के लिए लिखो, उसके बाद कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपनी संडे को होगी, मैं बता दूंगा सारा कुछ। रिया देवगन जी एक बार मेरे को कॉल करिए क्लास के बाद, और क्लास के बाद अभी कर लेना, मतलब जैसे ही खत्म होगी उसी टाइम कर लेना, फिर 4 के बाद फिर मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो फिर या तो अभी कर लेना 3:30 से 4 के बीच में, या फिर बाद में करना, कब, 6 के बाद, ठीक है। और अनाजी के जैसे तो बिल्कुल मत बनना, अनाजी जी फेमस हो चुके हैं पूरे संसार में अब, ठीक है। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे झेल लेते हैं इन बालकों को, तो मैं ऐसे ही झेल रहा हूँ कि मैं फेमस कर देता हूँ, ठीक है। रात को 11-11 बजे आप डाउट पूछोगे और वो भी ऐसे से, तो मैं आपको फेमस कर दूंगा, ठीक है। आप फेमस हो चुके हैं, पूरी दुनिया आपका पता ढूंढ रही है। इसका आंसर नहीं दे रहे हैं लोगों को। तू रहने दे बे, मतलब वही तो बात है ना, इसी चीजों में इंटरेस्ट आता है, ये बात कितनी करा दो। उस वीडियो के नीचे किसी एक मेरे दोस्त भी क्या है मेरा, वो जब काफी पहले, मतलब जूनियर था, 1 साल छोटा है मेरे से, काफी पहले ना, कई साल पहले, लेकिन हमारी मतलब ट्यूनिंग अच्छी है, तो वो भाई साहब ने जो कमेंट कर दिया, अनादि जी कह रहे हैं उसका रिप्लाई दीजिए। अरे मेरे बच्चे, नो पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आप हमारे स्टूडेंट हैं तो हम रहेंगे वहीं तक, ठीक है। हम लोग बहुत ओपन हो जाते हैं, सारी चीजें बातें करते हैं, बट ये बात ध्यान रखना कि यू आर माय स्टूडेंट, आई एम योर टीचर, ठीक है। तो हम उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। पूछे आपने, उसमें बुरा नहीं माना, कोई बात नहीं, बट अब मैं रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब आप समझ जाइए। हाँ, उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, वो मेरे दोस्त जैसा है, ठीक है। और इस पे इंटरेस्ट तुम्हारा, मतलब कमाल की बात है यार, इस चीज में भी इंटरेस्ट ले सकते हो तुम। बता ही देता हूँ तुम लोगों को भाई, वीडियो बना के मैंने डाल दिया है, ठीक है। वो एक मैं अपना खुद से इंस्टाग्राम में मैंने पेज बना रखा है, ठीक है, मतलब खुद की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक तरीके से वो, तो उस पर मैंने अनादि वाला वीडियो एक पोस्ट कर दिया, जिसमें अनादि को मैं डांट रहा था कि 11 बजे कॉल करता है, बकवास करता है, जो भी बात थी, वो वीडियो है, काफी फनी, आप लोग जाके देख सकते हो।
तो उस पे कमेंट आया है मेरे किसी दोस्त का कि शादी कब कर रहे हो करके। तो अनादि बार बार व्हाट्सएप में मेरे से पूछ रहा है, बार बार नहीं, एक ही बार पूछा बेचारे ने कि सर उस कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी फिर वही बोल रहा है, कमेंट का रिप्लाई करो ना सर, उसका रिप्लाई करो। मतलब इसको ये जानना है शादी कब करोगे। कसम से यार, मतलब अपनी जिंदगी में कहीं इंटरेस्ट नहीं ना। टीचर शादी भी कब करेगा इसमें भी तुमको इंटरेस्ट। शर्म करो बे, है ना। मेरे घर वालों से मिल ले फिर तो जाके, मेरे घर वाले पड़े हुए पीछे, जल्दी जल्दी करवा दे बस। मेरे पिताजी जो है ना, वो शादी की बात कहीं हो रही होती ना तो वो सूंघ लेते हैं, उनको पता चल जाता है सिक्स सेंस से कि भाई यहाँ शादी की बात हो रही है, क्या शादी शादी। और वो इतने इंटरेस्टेड हैं कि बस उनका बस चले कल ही करा दे। ठीक है, तो तुम मेरे पिताजी की जैसे बात मत कर। क्या चैट आया है, मैं एक बार चैट देख लेता हूँ। लेकिन अनादि जो तरफ गाली पड़ी है, जानता नहीं है तू, मेरे को इतने मैसेज आए, अगर उसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा ना, कैसे कैसे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, चलो चलता है। ठीक है, अनादिक से मैंने ना फोन करके पहले उससे परमिशन भी ले ली थी, क्योंकि आप बाद में मेरे पर केस कर सकते हैं। हालांकि उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि अनादि का उस वीडियो में यूज हुआ था, नाम उसका यूज हो रहा है, तो मैं उसको पब्लिकली अगर पोस्ट कर दिया तो अनादि कल को केस कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया अनादि से कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज के बाद अगर मेरे को कोई वीडियो क्लिप यूज करना होगा तो मैं किसी बच्चे से नहीं पूछूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बता देना, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। जैसे क्या होता है, अनादि की थोड़ी सी इंसल्ट टाइप की हो रही ना, वो इंसल्ट भी नहीं होती यार। अब टीचर बच्चों के बीच में, एक्चुअली मैं जब आपको गुस्से में कभी डांटूंगा उसका कभी वीडियो में नहीं पोस्ट करने वाला। वो वीडियो उसमें आपके एक्चुअल में कुछ आपको बोला जा रहा है। ठीक है, वो एक कॉमेडी वाली सीन थी। ठीक है, मजाक मजाक में अनादि को बोला जा रहा था, तो उसमें कोई भड़कने वाली बात ही नहीं है। सर नेट वीडियो को क्या बोल रहा है यार ये, मैं वीडियो को लाइक कर दिया था। बहुत बढ़िया भाई, लाइक करो, लाइक क्या शेयर भी करो। अभी के अभी लाइक कर दिया ना भाई ने, देखो मतलब अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आई, इतने फास्ट है आप। तो बात ऐसी है, लाइक करो शेयर करो, ठीक है, दोस्तों को भी दिखाओ, मार्केटिंग करो। मिलियंस ऑफ फॉलोवर बोला ना, मेरे को मिलियंस ऑफ फॉलोवर होंगे, तुम्हारी वजह से तो होंगे एक दिन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को फॉलोवर की जरूरत नहीं है। मैं किसी को नहीं बोलता कि फॉलो करो, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करिए, नहीं तो मतलब जिसको जरूरत है यार वही फॉलो करेगा ना। अब मैथमेटिक्स से रिलेटेड उसमें मैं क्वेश्चंस डालता हूँ, वो सब चीज डालता हूँ, तो जिसको उसमें इंटरेस्ट है वो फॉलो करे, नहीं करना मत करे, कोई अपने को ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आज की क्लास यही ओवर। और उसके बाद फिर हम मिलेंगे संडे को। संडे को क्या करने वाले, ध्यान से सुन लेना। कंटिन्यूटी की मैं शीट दे चुका हूँ, कंटिन्यूटी की शीट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो फिर अपन डिफरेंशियबिलिटी के एक आध क्वेश्चन और करेंगे और इसे खत्म कर देंगे। डिफरेंशियबिलिटी बस 2-3 क्वेश्चन बताने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यार, सिर्फ 2 क्वेश्चन मान लो ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद मैं आपको शीट बना के दे दूंगा, आप होमवर्क करना। डिफरेंशियबिलिटी में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है क्वेश्चन की, ठीक है, और बहुत ज्यादा आने के चांसेस भी नहीं होते इसमें, बहुत कम चांसेस है, और आता है तो भी और वाले क्वेश्चन आता है। तो डिफरेंशियबिलिटी को हम खत्म कर देंगे संडे तक, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक्चुअल डिफरेंशिएशन। और फिर एक मतलब झड़ी लग जाएगी क्वेश्चंस की, 150 200 300 क्वेश्चन करेंगे हम एक एक चैप्टर में डिफरेंशिएशन के अंदर। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, उसके बाद बीच में एक बार रिलेशन फंक्शन को निपटा देंगे, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन से सब कुछ चलते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए लिख लीजिए आप। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा the function defined by the function defined by lambda x square plus 2 4x plus 6 x greater than less than equal to 0 or x greater than 0 is continuous at x equals to 0 is continuous at x equals to 0, hence check the differentiability at। ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो देख ला इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों आया हुआ है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आने के इस टाइप के चांस होते हैं जिसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों पूछ लेगा एक ही क्वेश्चन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करना। इस कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना ये, अच्छा लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, 0 पे कंटिन्यूअस है, और उसके बाद हेंस चेक द डिफरेंशियबिलिटी। हेंस उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, चेक द डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी कहां पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ।
लेकिन जरूर ट्राई करना भाई, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर इसका आएगा लैम्डा की वैल्यू 3, लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी और नॉट डिफरेंशिएबल आएगा एट x इक्वल टू 0। ND लिखा हूं मतलब नॉट डिफरेंशिएबल आएगा x इक्वल टू 0। आंसर बता दिया, उसको जरूर करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे संडे को, संडे का टाइमिंग क्या होगा मैं बता दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, ठीक है। अभी कुछ फाइनल नहीं है, लीव कर सकते हो।